तो दोस्तों मीडिया क्वेरीज को आमतौर पर एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारा कलर यहाँ पर येलो है, जैसे ही हम 768 पिक्सल्स को क्रॉस करेंगे हमारा ये कलर ब्लू हो जाएगा, और इसी तरह जब हम 800 पिक्सल्स को क्रॉस करेंगे तो हमारा ये कलर ग्रीन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट अब स्मॉल स्क्रीन साइजेस पर सेंटर हो चुका है, लेकिन अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अब हमने अपने सारे सेक्शंस के स्टाइल्स को डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए एडजस्ट कर लिया है और हमारी वेबसाइट अब रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में हमने CSS के पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने अपनी नैव बार को स्टिकी पोजीशन असाइन की थी। इस वीडियो में हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने पर काम शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि CSS मीडिया क्वेरीज कैसे काम करती हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने ये 021.html फाइल और उसके अगेंस्ट 021-styles.css फाइल क्रिएट की हैं, और ये दोनों फाइल्स हमारे 020 फाइल्स की कॉपीज हैं जिन्हें कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। हम अपने इस पेज को ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेज उसी हालत में मौजूद है जिसमें हमने इसे लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो दोस्तों हमारे इस पेज के सारे सेक्शंस सही तरीके से स्टाइल हो चुके हैं। एक इशू जो मैंने यहाँ पर स्पॉट किया है वो ये कि हमारा ये जो अकॉर्डियन एलिमेंट है ये हमारे नेविगेशन बार के ऊपर आ रहा है, तो इसे हम फौरन फिक्स कर लेते हैं। और ये एक ईजी फिक्स है। हम ये देख चुके हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स ओवरलैप करते हैं ये अपनी पोजीशन की वजह से करते हैं। तो हम अपने इस नैव बार को एक जी इंडेक्स वैल्यू देकर इसे इस एलिमेंट के ऊपर ला सकते हैं। हम अपनी styles.css फाइल में जाकर अपनी इस टॉप बार को कुछ जी इंडेक्स दे सकते हैं, जैसे कि 100, और इसे चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब हमारी नेविगेशन बार हमारे अकॉर्डियन सेक्शन के ऊपर आ रही है। नेक्स्ट जो काम हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि अपने इस पेज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ताकि ये पेज डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर अच्छा नजर आए। अगर हम अपने डेवलपर टूल्स ओपन करें, यहाँ पर अपने डेवलपर टूल्स के सेक्शन में अगर आप टॉप लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको दो बटन्स नजर आएंगे। इसमें से पहला बटन हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं और इसका मकसद आपके एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करना होता है। इसके साथ जो आपको दूसरा बटन नजर आ रहा है, अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ पर एक लैपटॉप और उसके साथ एक फोन बना हुआ है। हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा व्यू चेंज हो गया है और ये जो व्यू है ये हमारा रिस्पॉन्सिव व्यू कहलाता है। इस व्यू के टॉप पर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं जिसमें से आप डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डिवाइस पर आपका वेब पेज कैसा नजर आएगा। और यहाँ पर आपके पास एक रिस्पॉन्सिव की ऑप्शन भी होती है जिसे मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें तो आपको ये फ्रीली आपके पेज को स्केल करके देखने में हेल्प करती है। इसी तरह एक ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ पर कुछ मैनुअल विड्थ या हाइट दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जूम लेवल है जिसको हम 50% पर रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क से रिलेटेड कोई पार्ट है, इसे हम फिलहाल इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इस ट्यूटोरियल के स्कोप से बाहर है। और फाइनली हमारे पास ये एक ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपनी डिवाइस की ओरिएंटेशन को चेंज करके देख सकते हैं। इन सारी ऑप्शंस में से जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं जो कि मैं प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो एक तो ये डायमेंशंस की ऑप्शन है जहाँ से आप डिफरेंट डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे रिस्पॉन्सिव भी रख सकते हैं। और दूसरी जो ऑप्शन मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ वो ये जूम की ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप जूम इन और जूम आउट करके अपने पेज को देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमारा ये जूम लेवल 50% पर सेट है और ये जो डायमेंशंस हैं ये हमने रिस्पॉन्सिव सेट कर रखी हैं। अब अगर हम अपने पेज को देखें तो आप देखेंगे कि इस जूम लेवल और इस विड्थ पर हमारा ये पेज अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी इस विड्थ को रिड्यूस करना शुरू करूं तो एक ख़ास लेवल के बाद, जैसे कि अगर मैं इसे इतना छोटा करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा मेन्यू यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो चुका है। यहाँ से हमारा ये सेक्शन भी यहाँ पर राइट साइड पर स्पेस आ गई है। हमारे इमेजेस इतने छोटे हो गए हैं कि ये यहाँ पर अच्छे नहीं लग रहे और इसके साथ ही हमारे ये जो पैराग्राफ्स हैं ये बहुत श्रिंक हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव लेवल पर हमारा ये वेब पेज ठीक नजर नहीं आ रहा। और आइडियली हम ये चाहेंगे कि हमारी जो भी विड्थ यहाँ पर सिलेक्टेड हो उसके ऊपर हमारा वेब पेज अच्छा नजर आए। इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम अपनी वेब पेज के स्टाइल्स को
इस तरह से क्रिएट करते हैं कि ये डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर एडजस्ट हों और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर अच्छे तरीके से नजर आएं। तो दोस्तों इस पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर CSS के कुछ नए फीचर्स यूज करने पड़ेंगे और इन फीचर्स को हम मीडिया क्वेरीज कहते हैं। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ अपेंडिक्स में एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये media-queries.html का पेज क्रिएट किया है और इसी के लिए एक CSS फाइल भी क्रिएट कर ली है जिसे मैंने इस पेज में लिंक कर दिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर अपनी reset.css फाइल को अटैच कर दिया है और अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो दोस्तों अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो पहला काम हमें अपने पेज पर हमेशा करना होगा वो ये मेटा का टैग है। यहाँ पर हम एक मेटा का टैग क्रिएट करते हैं, इसे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू व्यू पोर्ट देते हैं, कंटेंट की वैल्यू विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ देते हैं और इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1 देते हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन मॉडर्न वेब डिजाइन की प्रैक्टिसेस में एसेंशियल समझा जाता है, इस वजह से ये मेटा का टैग जब हम विजुअल स्टूडियो कोड के जरिए एक पेज क्रिएट करते हैं या एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट करते हैं तो ये हमारे लिए इस मेटा के टैग को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर आप अपना HTML पेज स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं तो आपने ये इंश्योर कर लेना है कि मेटा का ये टैग यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये चीज़ इंश्योर करने के बाद हम अपनी बॉडी में यहाँ पर एक सिंपल div एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं और इसे क्लास दे देते हैं element1 की। हम अपनी स्टाइल शीट में चलते हैं और यहाँ पर इस क्लास को टारगेट कर लेते हैं। यहाँ हम इसे कुछ बेसिक स्टाइल्स दे देते हैं और इस पेज को सेव करके एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा एलिमेंट यहाँ पर विजिबल है। यहाँ से ऑनवर्ड्स हम अपने मीडिया क्वेरीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मीडिया क्वेरीज को आमतौर पर एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास यहाँ पर कुछ कंडीशन होंगी और उसके बाद आपके पास एक कोड ब्लॉक होगा जो कि हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम अपने स्टाइलिंग रूल्स के लिए यहाँ पर एक कोड ब्लॉक बनाते हैं और ये कोड ब्लॉक कुछ स्टाइलिंग के रूल्स को यहाँ पर कंटेन कर रहा है जो कि इस सेलेक्टर को अप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास मीडिया क्वेरीज में यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं और उनके आगे हम एक कोड ब्लॉक बनाते हैं और फिर इस कोड ब्लॉक के अंदर हम कुछ स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमारे इस element1 के स्टाइल्स, और ये स्टाइल्स आपके तब अप्लाई होते हैं जब आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कुछ कंडीशंस आती हैं। यहाँ पर जो कंडीशंस आएंगी वो हम मीडिया क्वेरीज की फॉर्म में लिखेंगे। इसका सिंपल सिंटैक्स मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारी मीडिया क्वेरीज कुछ ऐसी दिखती हैं कि हम पहले @media का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद इसे एक मीडिया टाइप बताते हैं। ये मीडिया टाइप्स मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पास ऑल की एक वैल्यू होती है जिसका मतलब कि आप हर किस्म के मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। आपके पास दूसरी वैल्यू प्रिंट की हो सकती है जिसमें आप जब इस पेज को प्रिंट करते हैं तो उसके स्टाइल्स आप इस ब्लॉक में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास स्क्रीन की ऑप्शन होती है जो कि जनरली आपकी डिजिटल स्क्रीन जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर मॉनिटर्स और मोबाइल फोन्स पर काम करती हैं। और फाइनली आपके पास एक स्पीच की ऑप्शन होती है जो कि बेसिकली उन डिवाइसेस के लिए यूज होती है जो कि आपके वेबसाइट को रीड करती हैं। और ये डिवाइसेस यूजुअली आपके जो विजुअली इंपेयर्ड लोग होते हैं जो कि देख नहीं सकते उनके लिए होती हैं। तो अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो मीडिया टाइप हम यहाँ पर टारगेट करेंगे वो स्क्रीन की ऑप्शन है और बेसिकली हम ये वेबसाइट स्क्रीन्स के लिए ही बना रहे हैं ताकि लोग इसे अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स पर देख सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जैसे कि मैंने बताया आपके पास एक @media का कीवर्ड आता है। उसके बाद आप एक टारगेट डिवाइस टाइप बताते हैं जिसके लिए आप ये स्टाइल्स का ब्लॉक बना रहे हैं। इसके बाद आपके पास एक ऑपरेटर आता है जिसकी वैल्यूज एंड, नॉट और ओनली हो सकती हैं और बेसिकली ये ऑपरेटर इसके बाद आने वाली कंडीशन और इस मीडिया के टाइप के दरमियान में रिलेशन बताएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसे एंड कर दूं तो अगर हम इसे रीड करें तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये बनेगा कि @media स्क्रीन यानी कि हमारे स्क्रीन के मीडिया के लिए एंड और स्क्रीन के मीडिया के साथ साथ हमारी जो मिनिमम विड्थ है वो 768 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो इस एंड के ऑपरेटर के बाद हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिनमें हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस और डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज को टारगेट कर सकते हैं। जनरली यहाँ पर स्क्रीन साइजेस को ही टारगेट किया जाता है, खासतौर पर जब आप स्क्रीन के मीडिया टाइप के साथ काम कर रहे होते हैं।
इन कंडीशंस के अलावा यहाँ पर और भी कंडीशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप मैक्स विड्थ को टारगेट कर सकते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये बनेगा कि हमारा जो मीडिया है उसकी टाइप स्क्रीन होनी चाहिए और हमारी मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल्स होनी चाहिए। हम फिलहाल इसे रिवर्ट कर लेते हैं मिन विड्थ में, और इसका मतलब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी मीडिया टाइप स्क्रीन होनी चाहिए और हमारी मिन विड्थ 768 पिक्सल्स होनी चाहिए। जब ये कंडीशन पूरी होगी, यानी कि हम अपनी वेबसाइट को एक स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारी मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल्स है, तब जाकर ये जो हमारा कोड ब्लॉक है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हमने कोई स्टाइल्स दिए हैं तो वो हमारे ऊपर वाले स्टाइल्स को, जैसे कि हम जनरली करते हैं, ओवरराइड करने लगेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने इस एलिमेंट 1 के इस बैकग्राउंड कलर को ओवरराइड करना हो तो हम बगैर मीडिया क्वेरीज के ये काम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, अपने इस एलिमेंट 1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर को ओवरराइड कर देंगे। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं ब्लू का कलर दे देता हूँ। अगर हम अपने इस मीडिया क्वेरीज वाले पार्ट को फिलहाल कमेंट कर दें और इस पेज को सेव करें तो आप देख सकेंगे कि हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ओवररिडन स्टाइल है, जो कि बैकग्राउंड कलर ब्लू है, वो यहाँ पर अब नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस ओवरराइडिंग वाले स्टाइल को उठाकर अपने इस मीडिया क्वेरीज वाले कोड ब्लॉक को अनकमेंट करूं और इस स्टाइल को यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो अगेन हम यहाँ पर अपने इसी स्टाइल को ओवरराइड कर रहे हैं और इसी एलिमेंट पर कर रहे हैं। लेकिन ये स्टाइल फौरन ओवरराइड नहीं होगा, बल्कि ये हमारी इस मीडिया क्वेरी वाली कंडीशन के पूरे होने पर ओवरराइड होगा। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस ब्लॉक का कलर अभी भी येलो है और इस वक्त अगर हम यहाँ टॉप पर देखें तो हमारी स्क्रीन की विड्थ 483 पिक्सल्स वाइड है। अगर हम वापस चलकर अपने एडिटर में एक दफ़ा देखें तो यहाँ पर जो कंडीशन हमने दी है वो ये है कि एट मीडिया स्क्रीन, जो कि कंडीशन हमारी पूरी हो रही है क्योंकि हम ये वेब पेज इस वक्त एक स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके साथ ही हमारी जो दूसरी कंबाइंड कंडीशन है वो ये है कि मिनिमम विड्थ हमारी 768 पिक्सल्स होनी चाहिए और इस वक्त हमारी विड्थ यहाँ पर 483 पिक्सल है, जो कि हमारी उस मिनिमम विड्थ से कम है। तो हम अगर अब इस पेज की विड्थ को इंक्रीज करें और इसे 768 पिक्सल्स तक ले जाएं तो आप देखेंगे कि 768 पिक्सल्स के हिट होते ही हमारा वो ओवररिडन स्टाइल एक्टिवेट हो गया है। अगर हम इस एलिमेंट को सेलेक्ट करें तो राइट साइड पर अपने स्टाइल्स के पैनल में आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर अब ब्लू है और ये इस मीडिया क्वेरी के रूल की वजह से एक्टिवेट हो गया है। अगर हम वापस अपने पेज के साइज को छोटा करें तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं 768 पिक्सल से नीचे आऊंगा तो मेरा ये कलर वापस रिवर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मीडिया क्वेरीज का कॉन्सेप्ट एट इट्स कोर एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक क्वेरी होती है, यानी कि कुछ कंडीशंस होती हैं। इस कंडीशन के अगेंस्ट हम कुछ स्टाइल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं और जब आपकी ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपके ये स्टाइल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मीडिया क्वेरीज को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हम इसी कॉन्सेप्ट को एक और एंगल से देख लेते हैं और साथ ही साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि मीडिया क्वेरीज से रिलेटेड ज़्यादातर मिसकंसेप्शंस किस जगह पे आती हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस एलिमेंट 1 के स्टाइल्स को एक दफ़ा फिर से ओवरराइड करता हूँ, जो कि इस मीडिया क्वेरी के बाद में होगा। यहाँ पर मैं इसका कलर ग्रीन येलो कर देता हूँ। इसे ब्राउज़र में देखने से पहले एक दफ़ा हम खुद से इस CSS फाइल को इंटरप्रेट करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट 1 है जिसका बैकग्राउंड कलर इनिशियली हमारे पास येलो था। उसके बाद हमने यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी लिखी है जिसमें हमने एक कंडीशन दी है कि जब हमारी स्क्रीन की विड्थ 768 पिक्सल से ऊपर जाएगी तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमने इस मीडिया क्वेरी से बाहर, यानी कि हमारे टॉप लेवल पर, हमने एक और ओवरराइड यहाँ पर किया है जिसमें हमने एलिमेंट 1 को बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो दिया है। तो यहाँ पर जो मेन मिसकंसेप्शन इस मीडिया क्वेरीज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर आती है वो ये है कि क्योंकि हमने अपने एलिमेंट के इस बैकग्राउंड कलर को इनिशियली येलो रखा था, उसके बाद टॉप लेवल पर हमने इसे ओवरराइड करके ग्रीन येलो कर दिया, तो इनिशियली 768 पिक्सल से नीचे नीचे हमारा कलर ग्रीन येलो होगा। और जब हम 768 पिक्सल को हिट करेंगे या इससे ऊपर जाएंगे और हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी जो कि हमने मीडिया क्वेरी को प्रोवाइड की है, तो हमारा एलिमेंट का कलर ब्लू हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कि मीडिया क्वेरीज को कंफ्यूजिंग बनाती है। अगर हम इस वक्त इस पेज को सेव करके अपने ब्राउजर में चलकर देखें तो आप देखेंगे कि आपकी हर विड्थ पे इसका कलर ग्रीन येलो ही रहेगा। वापस अपने एडिटर की तरफ चलते हैं और इसका रीज़न देख लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये कि मीडिया क्वेरीज किसी किस्म का कोई जादू नहीं है कि जिसमें आप एक ब्लॉक में कुछ स्टाइल्स दे देंगे और ये कंडीशन पूरी होने पर हर सूरत में वही स्टाइल्स चलेंगे। मीडिया क्वेरीज के अंदर आने वाले स्टाइल आपके नॉर्मल CSS फ्लो के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका डिफॉल्ट ऑर्डर का रूल कि आपका जो सिलेक्टर बाद में आएगा वो ऊपर वाले स्टाइल्स को ओवरराइड करेगा और उसके साथ ही साथ जो स्पेसिफिसिटी के रूल्स हमने देखे थे, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मैं इस पहले सिलेक्टर के आगे यहाँ पर div इंसर्ट करके, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक div एलिमेंट है, अगर इसे सेव करूं और वापस ब्राउजर में देखूं तो आप देखेंगे कि हमारा एलिमेंट अब हर विड्थ पे येलो नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसकी स्पेसिफिसिटी बाकी के दो सिलेक्टर से ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पहला सिलेक्टर है, अगर हम इसके ऊपर हवर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि VS कोड हमें बता रहा है कि इसकी स्पेसिफिसिटी 011 है, जो कि इन बाकी के दो सिलेक्टर से ज्यादा है। तो इसी तरीके से आपके मीडिया क्वेरीज के अंदर आने वाले स्टाइल्स भी आपके जो नॉर्मल CSS के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना आता है कि आपके ये रूल्स जो कि मीडिया क्वेरी के अंदर आते हैं ये कंडीशनल बन जाते हैं, यानी कि इस कंडीशन के पूरा होने के ऊपर ये रिलीज हो जाते हैं। हम अगर इस कॉन्सेप्ट को एक और एंगल से समझना चाहें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि ये रूल्स यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिलहाल मैं अपने इस नीचे वाले स्टाइल को कॉमेंट कर देता हूँ और इस वक्त अगर हम अपनी ब्राउजर में अपनी विड्थ को देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारी विड्थ इस वक्त 699 पिक्सल्स है। इसका मतलब आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे ये रूल्स यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन जब आपकी ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी जो कि आपने अपनी मीडिया क्वेरी को प्रोवाइड की हैं, तो आप ऐसे सपोज कर सकते हैं कि जैसे ये मीडिया क्वेरी का ब्लॉक यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता और ये स्टाइल्स बिल्कुल टॉप लेवल पर यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से अगर आप इसे देखें तो आपके लिए ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि क्या हमारे बैकग्राउंड कलर को चेंज होना चाहिए या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे इन दोनों सिलेक्टर्स की स्पेसिफिसिटी बराबर है और यहाँ पर हमने इस सिलेक्टर को पहले सिलेक्टर के बाद में लिखा है और इसके बैकग्राउंड कलर को अपडेट किया है, तो श्योरली इसका कलर अपडेट हो जाना चाहिए और हम देख सकते हैं कि हमारा कलर यहाँ पर अब ब्लू हो चुका है। इसी तरह अगर हम वापस अपनी मीडिया क्वेरीज को यहाँ पर रीइंस्टेट करते हैं तो अब यहाँ पर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इस वक्त अगर हम इसे देखेंगे तो इसका कलर येलो है और जैसे ही मैं अपनी विड्थ को इंक्रीज करूंगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ये कंडीशनल ब्लॉक यहाँ से गायब हो गया और हमारा ये स्टाइल निकलकर बाहर आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप जहन में रखें और हम इस कोड ब्लॉक को जो कि हमने पहले यहाँ पर एंटर किया था इसे अनकॉमेंट करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिगार्डलेस के हमारी मीडिया क्वेरी यहाँ पर है या नहीं, अगर हम इसे ऐसे भी लिख दें यानी कि ये स्टाइल अगर बाहर भी पड़ा होता तब भी इन एनी केस, क्योंकि हमारा ये स्टाइल सबसे एंड पर आ रहा है और इन तीनों की स्पेसिफिसिटी बराबर है, तो हमेशा यही बैकग्राउंड कलर हमें नजर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलर हर सिनेरियो में ग्रीन रहेगा और यहाँ पर यह मैटर नहीं करता कि ऊपर आने वाला स्टाइल मीडिया क्वेरी में था या नहीं। तो यहाँ से अगर हम वापस अपनी मीडिया क्वेरी को भी रिस्टोर कर लें और इस स्टाइल को अनकॉमेंट कर दें जैसे कि ये पहले था, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो ये स्टाइल निकलकर बाहर आ जाएगा और अगर ये बाहर आ भी जाए तब भी हमेशा हमारा ये नीचे वाला स्टाइल ही चलेगा। इसलिए इस वक्त ये मीडिया क्वेरी जिस तरह यहाँ पर मौजूद है ये बिल्कुल यूजलेस है। हम इस नीचे वाले स्टाइल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि अब मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास यहाँ पर एक और मीडिया क्वेरी मौजूद हो तो मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पर मिनिमम विड्थ 800 पिक्सल्स दे देता हूँ और यहाँ पर इसका कलर ग्रीन येलो कर देता हूँ। अब अगर हम इस पेज को सेव करें और यहीं पर पहले इसे इंटरप्रेट करके देखें तो जब हमारी मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल से ऊपर जाएगी तो हमारा यह स्टाइल निकलकर बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा और जब हमारी विड्थ 800 पिक्सल्स को क्रॉस करेगी तो हमारा ये स्टाइल निकलकर बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा कलर ग्रीन येलो हो जाएगा। हम इसे सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारा कलर यहाँ पर येलो है, जैसे ही हम 768 पिक्सल्स को क्रॉस करेंगे हमारा ये कलर ब्लू हो जाएगा और इसी तरह जब हम 800 पिक्सल्स को क्रॉस करेंगे तो हमारा ये कलर ग्रीन हो जाएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि मीडिया क्वेरी सिंपली एक कंडीशन है जिसके अंदर आने वाला स्टाइल इस कंडीशन के पूरा होने से पहले एग्जिस्ट नहीं करता और जैसे ही ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये स्टाइल ऐसे ही काम करता है जैसे ये निकलकर बाहर टॉप लेवल पर आ गया हो। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मीडिया क्वेरीज को प्लेस कैसे करते हैं या इनका ऑर्डर क्या बनता है। जैसे कि हमने यहाँ पर इस स्टाइल को बाहर रखकर देखा था कि अगर ये स्टाइल यहाँ पर बाहर हो तो ये आपकी मीडिया क्वेरी बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, क्योंकि हमेशा आपका
ये नीचे वाला स्टाइल ही यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा। इसी तरह से अगर आपके पास मल्टीपल मीडिया क्वेरीज हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके नॉर्मल CSS के रूल्स के मुताबिक आपके स्टाइल्स को सेंस बनानी चाहिए। यानी कि अगर मैं इस ब्लॉक को, जो कि 800 पिक्सल वाला ब्लॉक है, इसे उठाकर इसके ऊपर रख दूं और इस पेज को सेव करूं तो यहाँ पर आपका ये स्टाइल कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। हम इसे चलकर ब्राउजर में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी विड्थ इस वक्त 735 पिक्सल्स है और जब हम इसे इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये स्टाइल डायरेक्टली ब्लू पर आएगा और ये जो ग्रीन येलो वाला कलर है ये कभी भी हिट नहीं होगा। इसकी वजह हम अपने एडिटर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे खुद से इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं कि इनिशियली इसका बैकग्राउंड कलर येलो था, उसके बाद सपोज हमारी विड्थ जो थी वो 900 पिक्सल्स थी, जो कि 800 पिक्सल से ज़्यादा है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी ये मीडिया क्वेरी यहाँ से गायब हो गई और हमारा ये स्टाइल निकल कर बाहर आ गया। अब जबकि हमारी विड्थ 900 पिक्सल है तो हमारी ये दूसरी मीडिया क्वेरी की कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि 900 पिक्सल 768 पिक्सल से बड़ा है, तो हम इसे भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और हमारा ये स्टाइल भी निकल कर बाहर आ जाएगा। अब अगर हम इसे इंटरप्रेट करें तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली किसी भी सिनेरियो में आपका ये स्टाइल नहीं चलेगा और हमेशा आपका यही स्टाइल चलेगा क्योंकि ये बाद में आ रहा है। और जब इस ऊपर वाले स्टाइल की मीडिया क्वेरी ट्रू होती है तो ऑटोमेटिकली ये मीडिया क्वेरी भी ट्रू हो जाएगी क्योंकि इसका साइज उससे छोटा है और इस वजह से आपकी ये सेंटर वाली मीडिया क्वेरी बिल्कुल यूजलेस है। तो इन सारी एग्जांपल्स को देखने का मेन मकसद ये है कि आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि मीडिया क्वेरीज के अंदर आने वाले स्टाइल्स आपके डिफ़ॉल्ट जो CSS के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं और मीडिया क्वेरीज से आपने कोई जादू एक्सपेक्ट नहीं करना और इनको सिर्फ एक कंडीशनल ब्लॉक समझना है जिसके अंदर कुछ स्टाइल्स होंगे और जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो ये स्टाइल्स निकलकर बाहर आ जाएंगे और इनके बाहर आने के बाद आपके जो नॉर्मल CSS के रूल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। यहाँ से आगे हम एक दफ़ा ब्राउज़र में चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा देख लेते हैं। तो अब अगर हम इसकी स्टाइलिंग के बारे में सोचना शुरू करें तो इसकी विड्थ को थोड़ा कम करके देखते हैं और यहाँ पर जो स्टाइलिंग का प्रॉब्लम है वो अपेरेंटली आपको नज़र आ गया होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये जो दो इक्वल साइज के कंटेनर्स हैं ये इतनी स्मॉल विड्थ के हिसाब से अपने कंटेंट के लिए इनसफिशिएंट हैं। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो इस किस्म के लेआउट्स को रिस्पॉन्सिवली हैंडल करने के लिए यूज होती है वो ये है कि इस तरह के केसेस में जहां पर हमारे पास लार्ज स्क्रीन साइजेस के लिए कंटेंट लेफ्ट टू राइट या साइड बाय साइड कंटेनर्स में प्रेजेंटेड होता है तो स्मॉल स्क्रीन साइजेस में हम इसको इस तरीके से स्टाइल कर लेते हैं कि ये साइड बाय साइड आने की बजाय टॉप टू बॉटम रेंडर हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एम्पल स्पेस निकल आएगी। तो मिसाल के तौर पर इस स्पेसिफिक केस में हम इसे इस तरह स्टाइल कर सकते हैं कि लार्ज स्क्रीन साइजेस पर तो ये साइड बाय साइड रेंडर हो, लेकिन जब स्मॉल स्क्रीन साइज पर आए तो हमारा इमेज ऊपर आ जाए और अपनी पूरी विड्थ ले ले और हमारा ये जो टेक्स्ट है ये अपनी पूरी विड्थ में इस इमेज के नीचे आ जाए। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स जो हम काम करेंगे वो ये कि अपने इस वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस को इस तरीके से स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए स्टाइल करेंगे। यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिस जो यूज होती है वो ये कि हम अपनी वेबसाइट को जनरली जब डिफॉल्ट स्टाइल्स देते हैं, यानी कि वो स्टाइल्स जो कि हमारे मीडिया क्वेरीज के सेक्शन से बाहर होंगे, वो जनरली हम मोबाइल के लिए क्रिएट करते हैं। यानी कि आपके वो स्टाइल्स जो कि मीडिया क्वेरी से बाहर हैं वो आपके मोबाइल व्यू को सही तरह से रेंडर करेंगे और फिर हम लार्ज स्क्रीन साइजेस के लिए मीडिया क्वेरीज बना लेते हैं। इस अप्रोच को मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस में मोबाइल फर्स्ट अप्रोच भी कहा जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट्स को सबसे पहले मोबाइल के लिए डिजाइन करते हैं और फिर उसको अपने बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। फिलहाल क्योंकि हमने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को अपने बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए डिजाइन किया था, इसलिए यहाँ पर अगर हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और वही चेंजेस अब हम अपनी स्टाइल शीट्स में करेंगे। तो चलते हैं अपनी एडिटर विंडो की तरफ और इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था, हमने ऑलरेडी 0to1.html फाइल इस वीडियो के लिए क्रिएट कर रखी है और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक स्टाइल शीट है जो कि 0to1-styles.css की फाइल है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस सेम फाइल के अंदर एंड पर अपनी मीडिया क्वेरीज क्रिएट करके ओवररिडन स्टाइल्स बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए मैं यहाँ पर इस फाइल को स्प्लिट कर लूंगा और यहाँ पर दो फाइल्स क्रिएट कर लूंगा। तो यहाँ पर जो हमने ये 0to1-styles.css फाइल बनाई थी, इसको मैं फिलहाल नेम दे देता हूँ SM का, जो कि स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए स्टैंड करेगा। इसी तरह यहाँ पर मैं एक नई CSS फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ 0to1-styles-md.css और ये स्टाइल शीट हमारे जो मीडियम स्क्रीन साइज से अबव साइजेस हैं
उनको टारगेट करेगी। अब क्योंकि हमने इस स्टाइल शीट को 2 स्टाइल शीट्स में डिवाइड कर लिया है, इसलिए सबसे पहले अपनी HTML फाइल में चलते हैं और यहाँ पर अपने स्टाइल शीट के जो लिंक्स हैं उन्हें फिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 लिंक्स होंगे। टॉप पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स आएंगे जो कि sm.css वाली फाइल होगी, और उसके बाद हमारे पास हमारे ओवररिडन स्टाइल्स आएंगे जो कि हम मीडियम स्क्रीन साइज के लिए ओवरराइड करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये 2 स्टाइल शीट्स लिंक हो चुकी हैं। हम इस पेज को एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में खोल कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर हमें कोई विजुअल चेंज नहीं नज़र आ रहा, और उसकी वजह यह है कि अभी हमने स्टाइल्स में कोई चेंजेस नहीं किए, बल्कि जो स्टाइल शीट हमने टॉप पर यूज़ की थी जो कि SM वाली स्टाइल शीट है, वही हमारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं और वही स्टाइल्स हमें यहाँ पर अप्लाइड नज़र आ रहे हैं। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ, और यहाँ पर अपनी ये जो मीडियम स्टाइल्स की स्टाइल शीट है, यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी लिखते हैं @media screen, एंड यहाँ पर हम अपनी कंडीशन देंगे min width 768 पिक्सल्स। और यहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए कि ये स्टाइल शीट काम कर रही है, हम यहाँ पर सिंपली अपने टॉप बार के सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो कि येलो होगा। हम पेज को सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी विड्थ 768 पिक्सल से एक्सीड करेगी तो हमारी इस नेविगेशन बार का कलर येलो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी स्टाइल शीट सही तरीके से काम कर रही है। इस स्टाइल शीट को अब हम क्लीन कर लेते हैं और एक दफ़ा इस पूरे सेटअप को रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी HTML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हमने अपनी 2 स्टाइल शीट्स को लिंक किया है। इसमें टॉप पर हमने अपनी SM वाली स्टाइल शीट को लिंक किया है जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स बन जाएंगे, और ये स्टाइल्स हमारे स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए यूज़ होंगे। इसके बाद हमने अपनी मीडियम साइज वाली स्टाइल शीट को अटैच किया है जो कि बेसिकली उस वक्त काम करेगी जब हमारी स्क्रीन की विड्थ 768 पिक्सल से ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 768 पिक्सल से नीचे नीचे ये कंडीशनल ब्लॉक कॉल नहीं होगा और हमारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स काम करेंगे। और जैसे ही हमारी विड्थ 768 पिक्सल या इससे ऊपर जाएगी तो हमारे इस मीडिया क्वेरी के ब्लॉक वाले स्टाइल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये हमारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स को ओवरराइड करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने इन स्टाइल्स को अपने SM वाले स्टाइल्स के बाद यहाँ पर लिंक किया है। अब हम अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम इन स्टाइलिंग चेंजेस को अप्रोच करेंगे। हम अगर अपने पेज की विड्थ को थोड़ा सा कम करें और अपने इस पेज को स्क्रॉल करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे मेजॉरिटी सेक्शंस में जो प्रॉब्लम है वो वही प्रॉब्लम है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। यानी कि हमारे ज़्यादातर सेक्शंस में हमारा जो कंटेंट है वो साइड बाय साइड रेंडर हो रहा है, और जब हमारी स्क्रीन का साइज छोटा हो जाता है तो साइड बाय साइड हमारे इस कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इन कंटेनर्स में इनफ स्पेस नहीं बचती। अगर हम अब अपने कोड की तरफ चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये जो साइड बाय साइड कंटेंट लेआउट करने की स्टाइलिंग है वो हर सेक्शन में इस इक्वल कॉल्स की क्लास से आ रही है। यहाँ अबाउट के सेक्शन में भी आपको इक्वल कॉल्स की क्लास नज़र आएगी और हमारे तकरीबन हर सेक्शन में यही क्लास यूज़ हुई है और इसी क्लास के ज़रिए हम अपने कंटेंट को साइड बाय साइड प्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हमने अपने इस इशू को सॉल्व करना हो, यानी कि अगर हम चाहते हों कि हमारा कंटेंट कुछ इस तरह रेंडर हो कि स्मॉल स्क्रीन साइजेस पर ये कंटेंट टॉप से बॉटम की तरफ लेआउट हो और लार्ज स्क्रीन साइजेस पर ये लेफ्ट से राइट जाए, तो उसके लिए हम डायरेक्टली इस क्लास को एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपनी CSS की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास अपनी इक्वल कॉल्स की क्लास है और यही वो क्लास है जिसे हमने थ्रू आउट आवर पेज यूज़ किया है। तो अगर मिसाल के तौर पर हम अभी ये चाहें कि हम सिंपली इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें तो हम यहाँ से फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को कॉलम की वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम इस पेज को सेव करें और वापस अपने ब्राउज़र की तरफ चलकर देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट अब टॉप से बॉटम लेआउट हो गया है और उसकी वजह से हमारा ये जो मेन प्रॉब्लम था ये अब सॉल्व हो चुका है। अब अगर हम अपनी स्क्रीन की विड्थ को इंक्रीज करें तो जो प्रॉब्लम हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो ये कि अब हमारी मीडियम से लार्ज स्क्रीन साइजेस पर भी हमारा कंटेंट टॉप से बॉटम ही रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी मीडिया क्वेरीज को लेवरेज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और अपनी इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी MD स्टाइल्स वाली फाइल में जाएंगे और इस मीडिया क्वेरी के ब्लॉक में हम अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को ओवरराइड करेंगे और इसकी वैल्यू को रो कर देंगे, यानी कि जब हमारी विड्थ 768 पिक्सल या इससे ऊपर जाएगी तो हम अपनी डायरेक्शन को रो में कन्वर्ट कर देंगे।
अब अगर इस पेज को हम सेव करें और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स अब लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं और हमारा कंटेंट यहाँ पर अब साइड बाय साइड नजर आ रहा है, जैसे कि ये पहले नजर आ रहा था। लेकिन अगर हम अपनी स्क्रीन का साइज छोटा करें तो इस स्पेसिफिक विड्थ से नीचे हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली कॉलम की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस सिंपल से चेंज के जरिए मीडिया क्वेरीज को लेवरेज करते हुए अपना जो सबसे मेन प्रॉब्लम था, जो कि लेआउट की डायरेक्शन का प्रॉब्लम था, इसे हल कर लिया है। इसी अप्रोच को यूज करते हुए हम अपने साइट के डिफरेंट सेक्शंस के स्टाइल्स को एडजस्ट करेंगे और इवेंचुअली हमारा ये पूरा पेज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने हीरो सेक्शन से। सबसे पहला चेंज जो मैं यहाँ पर करना चाहूंगा वो ये कि मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो इमेज है ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर रेंडर हो, यानी कि स्मॉल स्क्रीन साइज पर हमारा ये इमेज हमारे टेक्स्ट वाले सेक्शन के ऊपर रेंडर हो। और जैसा कि हम अब एक मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो ये कि अपनी HTML में जाकर इनके ऑर्डर को चेंज कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच में आपकी HTML और आपकी जो डिफॉल्ट स्टाइल शीट है उसे मोबाइल के स्टाइल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर में और अपनी HTML फाइल में जाकर हम इस इमेज के कंटेनर को उठाकर अपने टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम इसे ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि अपनी स्मॉल स्क्रीन के लिए इस इमेज के साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। अगर हम इस इमेज के कंटेनर को देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास मौजूद है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अपने डिफॉल्ट स्टाइल्स की, जो कि स्मॉल स्क्रीन साइज के स्टाइल्स हैं, इसकी फाइल में आकर इसको टारगेट करते हैं या इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी देंगे और इसकी वैल्यू हम 20 रेम्स रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे इमेज का साइज अब यहाँ पर एडजस्ट हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो यहाँ अब आएगा, अगर हम इस स्क्रीन साइज को इंक्रीज करें तो आप देख सकते हैं कि मीडियम और अबव स्क्रीन साइजेस पर भी ये इमेज हमारा छोटा नजर आ रहा है। तो हम इसे उन स्क्रीन साइजेस के लिए भी एडजस्ट कर लेंगे। हम इसी क्लास को कॉपी करते हैं और अपने मीडियम स्टाइल्स की स्टाइल शीट के अंदर आकर इस मीडिया क्वेरी के ब्लॉक में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 32 रेम्स रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज यहाँ पर रीसाइज हो गया है और अगर हम इसे स्मॉल स्क्रीन पर ले जाएं तो इसका साइज यहाँ पर छोटा नजर आ रहा है। तीसरा काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि अगर अब आप इसको लार्ज स्क्रीन में देखें तो इस केस में हमें ये इमेज अपने राइट साइड पर चाहिए और ये जो कंटेंट है ये अपने लेफ्ट साइड पर चाहिए। और ये चीज़ अचीव करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स की ऑर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं और ये ऑर्डर हम अपने मीडियम स्टाइल्स वाली स्टाइल शीट में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आकर हम अपने हीरो इमेज को ऑर्डर 2 की वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पर अपने हीरो टेक्स्ट को ऑर्डर 1 दे देते हैं। इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि इनका ऑर्डर अब रिवर्स हो चुका है, लेकिन स्मॉल स्क्रीन साइज पर अभी भी हमारा ये इमेज हमारे टेक्स्ट के ऊपर आएगा। नेक्स्ट काम जो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा वो ये कि हमारी जो ये पैडिंग्स हैं ये स्मॉल स्क्रीन साइज के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इनको हम एडजस्ट करेंगे। और अगर हम अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स की स्टाइल शीट में जाएं तो यहाँ पर ये पैडिंग्स हमारी सेक्शन पैडिंग्स की क्लास से आ रही हैं। तो हम इस सेक्शन पैडिंग्स की क्लास को फिलहाल कॉपी करके अपनी मीडिया क्वेरी में पेस्ट कर देते हैं और उसकी वजह ये है कि ये जो हमारी पैडिंग थी ये बेसिकली मीडियम और उससे अबव साइजेस के लिए ही क्रिएट की गई थी। स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए हम इसकी पैडिंग की वैल्यूज़ को 4 रैम और 1.5 रैम कर देते हैं, यानी कि टॉप और बॉटम पर 4 और लेफ्ट और राइट पर 1.5 रैम। इसे सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पैडिंग्स अब यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी हैं और अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो यहाँ पर हमारी पुरानी पैडिंग्स ही अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो काम हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए यहाँ पर जो फ्लेक्स गैप है उसे भी थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। तो अगर हम अपने इक्वल कॉल्स की क्लास में जाएं तो हमारे पास 4 रैम्स का गैप है। स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए हम 2 रैम्स का गैप यूज करेंगे और 4 रैम्स के गैप को हम अपने मीडियम स्टाइल्स में मूव कर देंगे। तो यहाँ हम अपनी इक्वल कॉल्स की क्लास में गैप को 4 रैम सेट कर देते हैं और अपने स्मॉल स्टाइल्स की शीट में हम इसे 2 रैम्स सेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा गैप अब एडजस्ट हो गया है। नेक्स्ट काम जो यहाँ पर मैं करना चाहूँगा वो ये कि इस टेक्स्ट को हम स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हीरो टेक्स्ट की क्लास वाला सेक्शन होगा जो कि इसका पेरेंट कंटेनर है, उसे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वैल्यू देंगे और इस टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू को हम अपने मीडियम साइज के जो स्टाइल्स हैं उनमें लेफ्ट कर देंगे, जो कि इसकी पुरानी वैल्यू थी।
हम इस पेज को सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट अब स्मॉल स्क्रीन साइजेस पर सेंटर हो चुका है, लेकिन अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अब हम अगले सेक्शन पर चलते हैं। इस सेक्शन में हमारा इमेज मुझे ठीक लग रहा है। जो चेंज हम यहाँ पर करेंगे वो इस टेक्स्ट को सेंटर करने का है। तो वापस अपनी स्टाइल शीट में चलते हैं और अगर हम इस सेक्शन को एक दफ़ा देख लें तो ये अबाउट का सेक्शन है और हमारे पास ये जो टेक्स्ट का कंटेनर है इसकी क्लास अबाउट अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स में या स्मॉल स्टाइल्स में चलते हैं और इसकी वैल्यू को रीसेट करते हैं। तो यहाँ पर हम अबाउट टेक्स्ट को टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वैल्यू देंगे और इस सेम क्लास को हम अपने मीडियम स्टाइल्स में टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट की वैल्यू देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पर सेंटर हो चुका है और अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो हमारा टेक्स्ट इस केस में लेफ्ट अलाइंड है। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के इस टेक्स्ट को स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए सेंटर कर लेते हैं। तो हमारी HTML में ये जो सेक्शन है ये फीचर्स का सेक्शन है और इसमें फीचर्स टेक्स्ट का ये जो कंटेनर है इसमें हमारा सारा टेक्स्ट मौजूद है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इस एलिमेंट को सबसे पहले अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स वाली स्टाइल शीट में टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे और इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे फीचर्स का टेक्स्ट सेंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें कुछ और स्टाइलिंग की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि लार्ज स्क्रीन साइज़ पर हमारा ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड हो। तो हम वापस चलते हैं अपनी स्टाइल शीट्स में। इस स्टाइल को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी मीडियम स्टाइल्स की फाइल में जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं और इसकी टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू को लेफ्ट सेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पिछले वर्जन की तरह लेफ्ट अलाइन हो गया है और अगर हम इसे स्मॉल स्क्रीन साइज में लाएं तो ये टेक्स्ट सेंटर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है वो ये वियर्ड अलाइनमेंट है जो कि आइकॉन की है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस आइकॉन को इस फीचर आइटम के टॉप पर ले आया जाए और इस आइटम का जो टेक्स्ट है वो इमेज के नीचे आ जाए, यानी कि हमारा ये इमेज भी यहाँ पर सेंटर हो जाए और उसके ज़रिए हमारे ये सारे आइटम्स बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाएंगे। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर में और इसे फिक्स करते हैं। तो अगर हम अपने स्टाइल्स SM की फाइल में जाएं, ये वो क्लास है जो हमारे एक लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट कर रही है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो है, जो कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी फ्लेक्स डायरेक्शन असाइन नहीं की। अगर हम इसे कॉलम कर दें तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम करेंगे वो ये कि इस आइटम को सेंटर करेंगे। उसके लिए हम अपने अलाइन आइटम्स की वैल्यू को स्टार्ट से सेंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये आइकॉन्स अब बिल्कुल सेंटर अलाइन हो गए हैं। अगर हम इस विड्थ को थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो यहाँ पर हमें अब दूसरा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि हमारे ये आइटम्स अभी भी यहाँ पर सेंटर अलाइंड हैं और हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर कॉलम है। तो इसको अब हम अपने मीडियम स्टाइल्स की स्टाइल शीट में एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर इसी क्लास को कॉपी कर लेते हैं और अपने मीडियम स्टाइल्स की स्टाइल शीट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की हमें ज़रूरत नहीं है, फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी रो हो जाएगी और अलाइन आइटम्स हमारी लेफ्ट होंगी। मार्जिन्स और गैप्स को हम उसी तरह कैरी कर सकते हैं जैसे कि ये पहले थे। इन स्टाइल्स को अगर मैं सेव करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये स्टाइल अब यहाँ पर रीस्टोर हो गया है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर इस स्पेसिफिक सेक्शन में हम देख सकते हैं वो ये कि यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो हमारे टेक्स्ट के बाद आ रहा है और इस इमेज को हम अपने हीरो सेक्शन की तरह अपने टेक्स्ट से ऊपर लेकर आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम अपनी HTML को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फीचर्स का सेक्शन है उसमें हमारे पास नीचे एक इमेज का कंटेनर है। इसे हम कट करके अपने टेक्स्ट वाले कंटेनर के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। इसे सेव करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज अब हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, लेकिन जिस तरह हमने हीरो सेक्शन में हैंडल किया था अब हमें इसके ऑर्डर को मीडियम और अप साइजेस के लिए एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो हम अपने मीडियम स्टाइल्स की स्टाइल शीट में चलते हैं। यहाँ पर हम अपने फीचर्स टेक्स्ट को ऑर्डर की वैल्यू दे देंगे 1 और इसके बाद हम अपने फीचर्स इमेज को टारगेट करेंगे और इसे ऑर्डर की वैल्यू दे देंगे 2। इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि इनका ऑर्डर अब रिवर्स हो चुका है और हमारे पुराने स्टाइल्स रीस्टोर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सर्विसेज के सेक्शन में। यहाँ पर मुझे मेजॉरिटी ऑफ द स्टाइल्स ठीक नज़र आ रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ वो ये कि लार्ज स्क्रीन साइजेस पर हमारा ये गैप कुछ बढ़ गया है
तो बेसिकली स्मॉल स्क्रीन साइजेस पर हमारा गैप ठीक है जो कि 2 रैम्स है, लेकिन लार्ज स्क्रीन साइजेस पर अगर हम इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो गैप है वो 4 रैम्स है और ये हमारी इक्वल कॉल्स की क्लास से आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप रिकॉल करें तो हमने अपने सर्विसेज कंटेनर की क्लास में गैप 2 रैम देकर इसे ओवरराइड किया था, और अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा चेंज है ये स्मॉल स्क्रीन साइज पर तो काम कर रहा है, लेकिन ये हमारे मीडियम स्टाइल्स के लिए काम नहीं कर रहा। उसकी वजह हम ब्राउजर में देख चुके हैं कि हमारा जो इस वक्त गैप है वो हमारे इक्वल कॉल्स की क्लास से आ रहा है। अगर हम इसे डिसेबल करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे गैप्स यहाँ पर रिस्टोर हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम अपने इन CSS के लिंक्स को देखें तो सबसे पहले हमने अपने स्टाइल्स SM की CSS फाइल को यहाँ पर अटैच किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टाइल्स MD की स्टाइल शीट यहाँ पर लिंक की गई है। अब जो प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है वो ये है कि ऑल्दो के हमने अपने स्टाइल को अपने डिफॉल्ट स्टाइल्स वाली स्टाइल शीट में अपडेट कर दिया था, जो कि हमने यहाँ पर किया है, लेकिन होता कुछ यूं है कि जब ये फाइल्स ऊपर नीचे हम लिंक करते हैं तो ये इसी तरह कंसीडर होता है जैसे कि ये स्टाइल शीट अपने एंड पर आ गई और इसके बाद हमारे मीडियम स्टाइल शीट वाले स्टाइल शुरू होते हैं। तो अगर हम इस चीज को विजुअलाइज करना चाहें तो बेसिकली होगा ये कि इस स्टाइल के बाद, जो कि स्टाइल्स SM का आखिरी स्टाइल है, हमारी अगली स्टाइल शीट शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये स्टाइल शीट हमने अपनी पहली स्टाइल शीट के बाद यहाँ पर लिंक की है। तो जब ये स्टाइल शीट उसके बाद आएगी तो ये इसी तरह है जैसे हमने यहाँ टॉप से मिसाल के तौर पर ये स्टाइल्स यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर तो हमने इस गैप को एडजस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद हमारे बाकी के स्टाइल्स आते गए और उसके बाद जब हमारी दूसरी स्टाइल शीट शुरू हुई, जो कि बेसिकली हमारे मीडियम साइजेस की स्टाइल शीट है, तो उसमें अगेन एक क्लास ने उस गैप को अगेन 4 रैम सेट कर दिया है। और इन दोनों क्लासेस की स्पेसिफिसिटी भी बिल्कुल सेम है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 010 की स्पेसिफिसिटी है, और अगर हम ऊपर आएँ तो हमारे सर्विसेज कंटेनर की स्पेसिफिसिटी भी 010 है, जिसका मतलब ये इक्वल हैं। और अगर मैं इस सेम स्पेसिफिसिटी वाले सिलेक्टर के जरिए किसी स्टाइल को रीसेट करूं तो वो हमारा स्टाइल ओवरराइड हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इन स्टाइल्स को जो कि हमने यहाँ पर डेमो के लिए डाले हैं, इसे हम रिमूव कर लेते हैं और अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। तो इसका जो सबसे पहला और सिंपल सोल्यूशन है और जो कि मोस्ट फ्लेक्सिबल सोल्यूशन भी है, वो तो ये है कि हम इस सिलेक्टर को इसी तरह कॉपी करें और अपने मीडियम स्टाइल्स वाली स्टाइल शीट में भी इसको जो हमारे इक्वल कॉल से गैप आ रहा है इसे इस क्लास के जरिए ओवरराइड कर लें। यानी कि अगर हमारे किसी ऐसे एलिमेंट को जिस पर इक्वल कॉल्स की क्लास है, अगर ये क्लास भी असाइन होगी तो उसका गैप ओवरराइड हो जाएगा। तो हम इसे सेव कर लेते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारे ये गैप्स फिक्स हो चुके हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको इसी काम को अचीव करने के एक दो और तरीके भी बता देता हूं जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस ओवरराइड वाली क्लास को मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं और वापस अपने stylessm.css फाइल में चलता हूं। अब जो चीज़ मैंने आपको इसके रीज़न के तौर पर थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी, उसे अगर हम रिव्यू करें तो हमारा ये जो इक्वल कॉल्स का स्टाइल है ये बेसिकली इसे ओवरराइड इसलिए कर रहा है क्योंकि इन दोनों की स्पेसिफिसिटी बराबर है। तो अगर हम चाहें कि हमारा ये जो ऊपर से आने वाला स्टाइल्स है ये अपनी जगह पर कायम रहे तो हम उसकी स्पेसिफिसिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक और क्लास ऐड कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे इस सर्विसेज कंटेनर की क्लास में, जो कि हमारी HTML में इस एलिमेंट पर मौजूद है, जो कि एक सेक्शन है, हमारे पास कुछ और क्लासेस भी मौजूद हैं, जैसे कि ये इक्वल कॉल्स की क्लास। तो इसी क्लास को किसी तरीके से हम इस सेलेक्टर में ऐड करके इसकी स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और वापस चलते हैं हम अपने स्टाइल्स SM की फाइल में, और यहाँ पर हम अपने सिंगल क्लास बेस्ड सिलेक्टर की बजाय यहाँ पर एक कंपाउंड क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, जिसे हम इस तरह लिखेंगे कि पहले हमारी इक्वल कॉल्स की क्लास आएगी और उसके बाद हमारी सर्विसेज कंटेनर की क्लास विदाउट एनी स्पेसेस यहाँ पर आएगी। इस क्लास का बेसिकली मतलब ये है कि वो सेक्शन या वो एलिमेंट जिसके ऊपर इक्वल कॉल्स की क्लास भी है और सर्विसेज कंटेनर की क्लास भी है। तो इसका मतलब ऐसा सेक्शन जिसके ऊपर ये दोनों क्लासेस अवेलेबल हों। अगर आप रिकॉल करें तो हम पास्ट में कुछ ऐसा ऑपरेटर यूज कर चुके हैं, जैसे कि एक पैराग्राफ जिसके ऊपर सर्विसेज कंटेनर की क्लास हो। तो इसी पैटर्न को यूज करते हुए हम दो क्लासेस को भी कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि ऐसी क्लास जिसके ऊपर ये क्लास भी मौजूद हो, यानी कि इक्वल कॉल्स की वो क्लास जिसके साथ ही सर्विसेज कंटेनर की क्लास भी मौजूद हो। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर हम
इस क्लास के सिलेक्टर के ऊपर हवर करें तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी यहाँ पर 020 हो चुकी है, जो कि हमारे आने वाले सिलेक्टर की इस वैल्यू से बड़ी है। इस वजह से हमारा ये स्टाइल इवन दो कि ये उससे ऊपर डिक्लेयर हुआ है, फिर भी ये अपनी इस वैल्यू की वजह से उस वैल्यू को ओवरराइड करेगा। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखते हैं और आप देख सकते हैं कि अब अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पर जो गैप हमारे पास नजर आ रहा है वो इस कंपाउंड सिलेक्टर की वजह से आ रहा है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो आप देख सकते हैं कि हमारी इक्वल कॉल्स का जो गैप था उसके ऊपर हमें एक लाइन थ्रू नजर आ रही है, जिसका मतलब कि ये स्टाइल अब ऊपर ओवरराइड हो चुका है और इसे ओवरराइड ये क्लासेस कर रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज अभी आपको ठीक से क्लियर नहीं है तो आप सिंपली जिस तरह हमने पहले इसे अप्रोच किया था, यानी कि इस सेम स्टाइल को हमने यहाँ पर दोबारा प्लेस कर दिया था, तो इस तरीके से भी आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि CSS में अपने स्टाइलिंग के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए और डिफरेंट तरह के स्टाइल्स अचीव करने के लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इसी तरह इनमें से ये दोनों तरीके हैं और इसके अलावा एक तीसरा तरीका है जिसे हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये दोनों तरीके पता होने चाहिए। वापस चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ और अपने पेज की विड्थ को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हमें इसका रिस्पॉन्सिव व्यू नजर आ सके। हमारा सर्विसेज का सेक्शन अब फिक्स हो चुका है। अब हम अपने FAQ सेक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड है और अपनी स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए हम अपने टेक्स्ट को सेंटर कर रहे हैं। तो इस सेक्शन के टेक्स्ट को भी हम चलकर सेंटर कर लेते हैं। अगर हम अपनी HTML में देखें, हमारे पास ये FAQ सेक्शन है जिसमें हमने FAQ की क्लास दे रखी है और हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये ऑलरेडी सेंटर्ड है। हमने जिस टेक्स्ट को सेंटर करना है वो FAQ टेक्स्ट की इस क्लास के सेक्शन में है। हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी स्मॉल स्टाइल शीट की तरफ। यहाँ पर हम FAQ की क्लासेस वाले एरिया में चले जाते हैं और यहाँ पर आकर अपने इस पैराग्राफ से ऊपर इस क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। इसी तरह इसको हम कॉपी करके वापस अपनी मीडियम स्टाइल्स की स्टाइल शीट में जाएंगे और इस एलिमेंट को टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट की वैल्यू दे देते हैं। अब अगर हम इसे ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये ऊपर वाला टेक्स्ट अब सेंटर हो चुका है और अगर हम इसकी विड्थ को एक्सपैंड करें तो ये हमारा लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा। इसी तरह ये जो हमारा अकॉर्डियन का सेक्शन है इसके लिए कुछ क्लासेस ऑलरेडी हमने टारगेट कर रखी हैं, हम उन्हीं को लेवरेज करके इस टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं। तो अगर हम वापस अपनी डिफॉल्ट स्टाइल्स की या स्मॉल साइज की जो स्टाइल शीट है उसमें चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ क्लासेस हैं और ये जो AC ट्रिगर की क्लास है ये बेसिकली आपके उस बटन को रिप्रेजेंट करती है जिसे क्लिक करने पर हमारा अकॉर्डियन ओपन हो जाता है और उस बटन की कैप्शन को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के लिए हम वो प्रॉपर्टी यहीं पर असाइन करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वैल्यू दे देते हैं और इसी तरह हमारे पास जो नीचे एक टेक्स्ट का सेक्शन है जो कि बेसिकली ओपन होता है अकॉर्डियन को क्लिक करने पर, इसे भी हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वैल्यू दे देते हैं। इन दोनों क्लासेस को हम कॉपी करके अपनी मीडियम स्टाइल शीट में ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट चाहिए। इसी तरह हम इस क्लास के ग्रुप को कॉपी करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देंगे, या अगर हम चाहें तो सिंपली इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्क्रीन साइजेस पर हमारा ये टेक्स्ट अब सेंटर हो चुका है और अगर हम इस विड्थ को एक्सपैंड करें तो मीडियम और लार्ज स्क्रीन साइजेस पर हमारा ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होगा जैसे कि ये पहले था। नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो ये कि हमारा ये जो कॉन्टेक्ट का सेक्शन है इसके अंदर ये कुछ गैप इंट्रोड्यूस हो गया है और ये एग्जैक्टली वो सेम सिनेरियो है जो हमारे साथ हमारे सर्विसेज के सेक्शन में हुआ था। तो इसको ओवरराइड करने के लिए हम एक तीसरी टेक्निक यूज करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट की क्लास है जिसको हमने गैप 0 दे दिया है और इस पे अलाइन आइटम स्ट्रेच की वैल्यू है। हमारी जो प्रॉपर्टी हमारे मीडियम और अप साइजेस पर इफेक्ट हुई है वो गैप की प्रॉपर्टी है और उसकी वजह एग्जैक्टली वही है जो हमने सर्विसेज सेक्शन में देखी थी। तो जैसे कि हम पहले देख चुके कि इस तरह की सिचुएशन को ओवरकम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका ये था कि आप इस स्टाइल को कॉपी करके अपने मीडियम स्टाइल्स में ले जाएं और अगेन इस इक्वल कॉल्स को यहाँ पर ओवरराइड कर लें। दूसरा तरीका हमने देखा था कि हम इस एलिमेंट की या इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इक्वल कॉल्स की क्लास को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ऐसा एलिमेंट जिस पर इक्वल कॉल्स की क्लास भी है और कॉन्टैक्ट की क्लास भी है, तो उस केस में हम इसका गैप 0 कर देंगे। ये चीज़ भी हमारे इस इशू को सॉल्व कर देगी
और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इशू सॉल्व हो गया है। लेकिन यहाँ जो हम अप्रोच यूज करेंगे वो एक थर्ड अप्रोच है और इसका आपको पता होना भी जरूरी है क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए भी है क्योंकि इसका नाम ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी असाइनमेंट हो जो कि स्पेसिफिसिटी के सारे रूल्स को ब्रेक कर दे और हमेशा आप ही का स्टाइल बाकी के स्टाइल को ओवरराइड करे, तो हमारे पास यहाँ पर एक कीवर्ड होता है, इंपॉर्टेंट का कीवर्ड। और उसको लिखने का यह तरीका है कि अपनी प्रॉपर्टी को वैल्यू देने के बाद हम यहाँ पर एक स्पेस देंगे, यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे और इंपॉर्टेंट का कीवर्ड यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर हम इस पेज को सेव करें तो वापस चलकर अपने ब्राउजर में हम देख सकते हैं कि अब हमारे ये स्टाइल्स फिक्स हो गए हैं। अब अगर हम इस सेक्शन को इंस्पेक्ट करें तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि ये जो इक्वल कॉल्स की क्लास से हमारे पास गैप की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू आ रही है, इसके ऊपर एक लाइन थ्रू है जो कि बता रही है कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली अप्लाई नहीं हो रही। अगर आप इसके बिल्कुल नीचे देखें तो यहाँ पर ये गैप हमारा कॉन्टैक्ट की क्लास से आ रहा है और ऑल्दो के इसकी स्पेसिफिसिटी हमारे इक्वल कॉल्स के सिलेक्टर के बिल्कुल इक्वल है। और दूसरी चीज ये कि ये आ भी हमारे इस सिलेक्टर से नीचे रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला सिलेक्टर है टेक्निकली इसकी वैल्यू हमारे एलिमेंट्स को असाइन होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारी इस गैप की प्रॉपर्टी के आगे ये इंपॉर्टेंट का कीवर्ड यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से हमारी गैप की यही वैल्यू हमारा पेज यूज कर रहा है। और इसके साथ आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन दे देता हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये CSS के जनरल रूल्स को ब्रेक कर देती है जैसे कि हमने अभी देखा, तो रेकमेंड यही किया जाता है कि आप इस फीचर का यूज बिल्कुल ना करें या फिर बहुत कम करें। बाज़ औक़ात ऐसे केसेस आ जाएंगे जहां पर वियर्ड किस्म के स्टाइल्स आपको आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज दे रही होंगी जिनको नॉर्मल तरीकों से ओवरराइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन स्पेसिफिक केसेस में या उन कम केसेस में आप इस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और मैंने इसीलिए ये आपको यहाँ पर बता भी दिया है। तो दोस्तों, अब हम अपने पेज का थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का रूम कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अगर हम अपने पेज के साइज को थोड़ा छोटा करें तो यहाँ पर आपको एक इशू नजर आएगा कि अगर मैं अपनी स्क्रीन साइज को और छोटा करूँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी जो टॉप इनपुट रो है ये बेसिकली हमारे इस कंटेनर को ओवरफ्लो कर गई है। और इसकी वजह यह है कि इसको हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे रखी है जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। तो इस चीज को फिक्स करने के भी मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो यही है कि हम इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को रो से कॉलम कर दें, लेकिन हम यहाँ पर एक सेकंड अप्रोच को यूज करेंगे जिसके जरिए आपको इस तरह का काम करने की और टेक्निक्स भी पता चल सकें। तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म FM रो की ये क्लास है जिसके अंदर ये दोनों इनपुट फील्ड्स हैं। अगर हम इसे अपनी स्टाइल्स की फाइल में ढूंढें तो हमने यहाँ पर इसे टारगेट कर रखा है, इसकी डिस्प्ले वैल्यू फ्लेक्स है और इसको हमने 1 रैम का गैप दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, या तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे सकते हैं जैसे कि हमने बाकी केसेस में किया है। हम इस पेज को सेव करते हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये इशू अब फिक्स हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरी अप्रोच यूज करेंगे ताकि आपको डिफरेंट तरीके से इस किस्म की चीजों को हैंडल करना आ सके। यहाँ पर हम इसे फ्लेक्स डायरेक्शन की जगह फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे जिसकी वैल्यू रैप होगी। और ये हम अपने फ्लेक्स बॉक्स वाली वीडियो में देख चुके हैं कि बेसिकली जैसे ही आपके एलिमेंट्स ओवरफ्लो करते हैं ये उनको रैप कर देता है। हम इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे स्टाइल्स उसी तरह इंटैक्ट हैं। और रैप का फायदा ये होता है कि मुझे इसे मीडियम साइज या उसके अबव साइजेस के लिए एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कुछ स्पेस निकलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ये जो सेकेंड रो है ये सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमारे पास कुछ स्पेस निकली है तो हमारी ये सेकंड इनपुट फील्ड ऑटोमेटिकली वापस अपनी ओरिजिनल रो में आ गई है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट सेक्शन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है वो हमारा फुटर का सेक्शन है। और यहाँ पर जो बिहेवियर मैं अचीव करना चाहूँगा वो ये कि हमारा ये टेक्स्ट हमारे आइकॉन्स के ऊपर आ जाए और ये दोनों चीज़ें हमारे फुटर में स्मॉल स्क्रीन साइजेस पर सेंटर हो जाएं। इसको अचीव करने के लिए वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर अपने फुटर से रिलेटेड क्लासेस के सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पेज फुटर की क्लास को सिलेक्ट कर रखा है और इसकी डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स है। यहाँ पर हम स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देते हैं और इसे कुछ गैप दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ गैप होगा, हम इसे 1 रैम का गैप दे देते हैं, इसे सेव कर लेते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पर सेंटर हो चुका है, हमारे पास थोड़ा गैप है और उसके बाद हमारे पास हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। अब अगर मैं इस पेज को एक्सपैंड करूँ तो हम देख सकते हैं कि अगेन
यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि अब हमारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो हम इजीली अपनी मीडिया क्वेरी के ज़रिए इन स्टाइल्स को ओवरराइड कर सकते हैं। हम अपनी इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपनी मीडियम स्टाइल्स की स्टाइल शीट में अपनी मीडिया क्वेरी के अंदर आकर इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो आप गेस कर सकते हैं कि रो होगी, जो कि इसकी प्रीवियस फ्लेक्स डायरेक्शन थी। फाइल को सेव करके हम ब्राउज़र की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा फुटर पहले की तरह यहाँ पर रेंडर हो गया है। तो दोस्तों ये एक क्विक रन थ्रू था हमारे डिफरेंट सेक्शंस के स्टाइल्स में। अब हम एक दफ़ा फिर से इन स्टाइल्स को गो थ्रू करते हैं और देख लेते हैं कि कहीं पर कोई इशू ना रह गया हो। तो हम अगर यहाँ से स्क्रॉल करें तो ये सेक्शंस हमें ठीक नज़र आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए अब हमारे स्टाइल्स बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। अब हम इस पेज की विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कहीं इन चेंजेस की वजह से हमारे मीडियम और लार्ज साइज की विड्थ के जो स्टाइल्स हैं वो इफेक्ट ना हो गए हों। तो पहला इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये कि हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट पैडिंग है, और ये भी बिल्कुल वही सिनेरियो है जो कि हमारे सर्विसेज सेक्शन में था। कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी जो सेक्शन पैडिंग्स की क्लास हमारी मीडिया क्वेरी से आ रही है वो हमारे इन स्टाइल्स को ओवरराइड कर रही है जिन्हें हमने स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए सेट किया था। तो हम वापस चलकर इसे उसी तरह हैंडल करेंगे जैसे हमने इसे सर्विसेज सेक्शन के लिए किया था। तो अगर हम अपनी HTML में चलें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सेक्शन है जिस पर हमने फीचर्स कंटेनर की क्लास दे रखी है, इसकी पैडिंग्स को हमने स्मॉल साइजेस के लिए ओवरराइड किया था। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे अपनी स्टाइल शीट में सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसे पैडिंग टॉप की वैल्यू 0 दी थी, और अब ये हमारे सेक्शन पैडिंग्स की जो क्लास है उसकी वजह से ओवरराइड हो रहा है। तो हम इसी क्लास को यहाँ पर ऐड करके इसकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हैं, जो कि बेसिकली अब 2 हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारा ये जो प्रीवियस स्टाइल था यही काम करेगा। और ये क्लास स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर इसलिए एंटर की है क्योंकि अगर आप वापस अपनी HTML में चलें तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो फीचर्स कंटेनर की क्लास है सेम इसी सेक्शन पर हमारे सेक्शन पैडिंग की क्लास भी मौजूद है, और यही क्लास हमारी मीडिया क्वेरी में भी मौजूद है। और उस वजह से हमारे पैडिंग्स के जो ओवर रिडन स्टाइल्स हैं जो कि हमने फीचर्स कंटेनर को दिए थे वो ओवरराइड हो रहे हैं। तो हम इस स्पेसिफिक सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए अपनी इन दोनों क्लासेस को यूज कर लेंगे, और इसकी वजह से हमारी जो स्पेसिफिसिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारा ये स्टाइल फिर से काम करने लगेगा। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी पैडिंग यहाँ पर फिक्स हो गई है। इसी तरह हमारे पास ये जो FAQs का सेक्शन है, अगेन यहाँ पर वही प्रॉब्लम है। अगर हम इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करें तो प्रीवियसली हमने इसके हेडर की क्लास जो थी इसको टारगेट करके, जो कि FAQ हेडर की क्लास है, इसे टारगेट करके इसकी पैडिंग बॉटम 0 सेट की थी। आप यहाँ पर अपने स्टाइल्स के टैब में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पैडिंग बॉटम 0 सेट की थी, और ये पैडिंग ओवरराइड हो रही है हमारे सेक्शन पैडिंग्स की क्लास से, जो कि इस बार हमारी मीडिया क्वेरी में मौजूद है। तो हम इसी क्लास को, जो कि बेसिकली इस सेम कंटेनर पर मौजूद है, अपने इस सेलेक्टर के अंदर ऐड कर देंगे और इसकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये क्लास ऐड कर लेंगे और इस कंपाउंड क्लास की जो स्पेसिफिसिटी की वैल्यू है अब 2 हो जाएगी। इसे हम सेव कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा ये इशू यहाँ पर रिजॉल्व हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से अब हमने अपने सारे सेक्शंस के स्टाइल्स को डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए एडजस्ट कर लिया है और हमारी वेबसाइट अब रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। एक इशू जो अभी भी बाकी है वो हमारी इस नेविगेशन के स्टाइल्स का है, और इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने पेज की रिस्पॉन्सिवनेस को मीडिया क्वेरीज के जरिए हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपनी CSS की मीडिया क्वेरीज को कवर किया और ये देखा कि किस तरीके से बड़ी आसानी से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट हर किस्म के स्क्रीन साइजेस पर अच्छी नजर आए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और अपनी नेविगेशन बार को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। इस प्रोसेस में हम कुछ नई टेक्निक्स भी सीखेंगे और एक और थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज भी करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।